हेलो एवरीवन, मैं शोएब अहमद आज आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु नर्सिंग एकेडमी में। साथियों जी हाँ, बिल्कुल वेलकम है आप सभी का नॉर्थ साइड वैक्सीन के अंदर। फंडा की क्लास, तनु जी बोल रहे फंडा की क्लास, बिल्कुल फंडा की क्लास आ गई है और आज हमें कुछ क्वेश्चंस डील करने, साथ के साथ हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर आउट करते चलेंगे कि वेरियस कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने कौन कौन से आते हैं। तो भाई साथियों सभी तैयार हो जाइएगा, जैसे भी आपके क्वेश्चन आते जाएं और तुरंत हमें ये समझते जाना है। जुगल जी हेलो, बहुत दिनों बाद। पूनम जी कुल्हारी जी, पूनम कुल्हारी जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अमृता जी गुड इवनिंग। जेके राजपूत जी गुड इवनिंग। अनिल जी प्रणाम सर जी, अच्छा जी प्रणाम आप सभी को। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें आज डील करना है किसके सामने, वाइटल साइन के बारे में डील करना है। तो वाइटल साइंस के बारे में हम डील करना चालू करें तो उसके साथ साथ ऑर्गन्स बता रहा है। क्या बता रहा है? फंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। जैसे कि हम बोलते हैं कि सर हमारा का फंक्शनिंग का होना, बफरिंग आ रही है क्या? तो गाइज हम बात कर रहे थे फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन की, सारे वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग की बात कर रहे थे। चाहे आप अपने हार्ट की बात करें, वेसल्स की बात करें, या आप अपने क्या करें, ब्रेन की बात करें। तो साथियों आपको वेरियस बातें करनी है। जैसे कि आपने लंग्स की बात करी तो हमें वाइटल साइन से जानना है। ठीक है, तो एक इंसान जिंदा होता है तो जिंदा होने की निशानी आपके वाइटल साइन है। जब इंसान जाने लगेगा दुनिया से तो वाइटल साइन में गड़बड़ी। अब यहां आपको समझना है कि कौन कौन से वाइटल साइन के ऊपर आपके सवाल बन जाते हैं। तो देखिएगा, वाइटल साइन की जब बोल रहे हैं तो आपके वाइटल साइन आ जाते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। एंड बीपी के बाद यहां सवाल ये बन जाता है कौन सा पांचवा वाइटल साइन होता है। जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। स्टार्टिंग करते हैं। हमने बोला टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। सर हमारा ये है वाइटल साइन। पांचवा वाइटल साइन कौन सा होता है डियर? देखते हैं कौन सा आती है, जल्दी से बताते हैं कि सर पांचवा कौन सा होगा। टीपीआर बीपी, शमाश, ये टीपीआर बीपी है। हमारे 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है? कौन सा होता है भाई? देवभक्त जी ने, अनिल जी ने, हर हर महादेव जी ने बोला, तनु जी बोल रहे हैं पेन पेन पेन, शबाश। दर्द जो होता है पांचवा वाइटल साइन होता है। साथियों अगर मैं ये कहूं कि ये वाइटल साइन, अगर मैं कहूं कि कई पेशेंट जो इमरजेंसी के अंदर आपके पास आया तो अब आपका वाइटल साइन, पांचवा वाइटल साइन ये नहीं कहलाएगा, इसकी जगह कुछ और आपको चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए एक पेशेंट आपके इमरजेंसी में आ गया। अब इसमें क्या करने वाले हैं? अमृता जी बोल रहे हैं इमरजेंसी प्यूपिलरी रिफ्लैक्स होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? प्यूपिलरी रिफ्लैक्स होने वाला है कि आप जो पेशेंट आपके पास आया उस पेशेंट के आंखों की पुतली जो होती है वो चेक करेंगे। क्या करने वाले हैं? आंखों की पुतली चेक करने वाले हैं कि जिंदा है या नहीं। डॉक्टर क्या करते हैं भाई? आंखों के इस तरीके से क्या एक रोशनी लाते हैं और रोशनी के बाद वो पीपल जो होती है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो यानी कि ब्लड सप्लाई हो रही है। गाइस ये याद रखिएगा, यहां तो 4 आपके हैं, पांचवा पेन होता है, बट इमरजेंसी में पेन को ना कह करके पीपलरी को कहिएगा। सही है, चलें अब मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, तैयार हो जाइएगा। आपका पहला क्वेश्चन आता है ये। आपका क्वेश्चन क्या है गाइस? यहां क्वेश्चन है आपका, द नर्स रिव्यूज द क्लाइंट वाइटल साइन इन द क्लाइंट्स चार्ट बेस्ड ऑन दिस डाटा। व्हाट इज द क्लाइंट पल्स प्रेशर? रेफर्स टू द चार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लाइंट्स चार्ट, वाइटल साइन, मेडिकेशन, लेबोरेटरी रिजल्ट आपको दे दिया गया है। पहला बोला गया टेम्परेचर जो है पेशेंट का वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बीट्स बोली गई 72 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेशन बोला गया 18 का रेस्पिरेशन है, पल्स ऑक्सीमीटर 97% की पल्स ऑक्सीमीटर है, और मेरे प्यारे साथियों यहां बोला गया ब्लड प्रेशर जो होता है 146/72 mm ऑफ HG है। अब आप मुझे बताएं, सवाल ये पूछा गया कि इनमें वाइटल साइंस में से आप कौन सा बताएंगे कि ये वाइटल साइन बिल्कुल सटीक आपको डिनोट करेगा पल्स प्रेशर के बारे में। जल्दी से बताएं आपका आंसर क्या जाने वाला है।
क्या साथी आंसर देने वाले हैं? बिल्कुल यहां बताया गया, हमसे बोला गया कि कौन सा एक नर्स जो है वो वाइटल साइन रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू जब किया गया हमें वाइटल साइन ऐसे मिल गए, और इसमें हमने पूछा कि सर इसका बता दीजिए कितना होने वाला है। जुगल जी बोल रहे हैं 74 होगा, तनु जी बोल रहे हैं 74 होगा, मनोहर जी बोल रहे हैं 74, देवभक्त जी बोल रहे हैं बीपी होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहां याद रखें आंसर जो आएगा, ना टेम्परेचर जाना है, ना पल्स, ना रेस्पिरेशन, ना पल्स ऑक्सीमीटर, यहां आंसर जाएगा ब्लड प्रेशर की तरफ जाएगा। क्या जाने वाला है? ब्लड प्रेशर। तो आप कौन से आंसर की तरफ जाने वाले हैं? ब्लड प्रेशर की तरफ जाने वाले हैं। समझ में आई बात? कैसे कैसे? यहां याद रखिएगा जब बोला गया पल्स प्रेशर, ये शब्द नाम याद रखिएगा, पल्स प्रेशर, क्योंकि अभी मैं सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपसे पूछा गया पल्स प्रेशर क्या है। हमने बोला कि सर पल्स प्रेशर होता है कि सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को माइनस कर देंगे, बचेगा जो, वो पल्स प्रेशर कहलाता है। करेक्ट है। आपको ऑप्शन में दे दिया 146 जो है आपका वो सिस्टोलिक है, इसमें से आपने 72 को माइनस किया। अब आपके पास आंसर क्या बच गया भाई? आंसर बच गया 74। तो कितना सीधा कि 74 जो है यहां पर आपका पल्स प्रेशर क्रिएट हो गया, और पल्स प्रेशर ब्लड प्रेशर से जनरेट हो गया। पल्स प्रेशर ये आप जान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सर हम जब भी वाइटल साइन के बारे में बात करेंगे हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए, जैसे कि एक तो होता है टेम्परेचर, याद करते जाइएगा। सबसे पहला टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर होता है कि सर मेरे शरीर ने इतनी हीट प्रोड्यूस करी, प्रोडक्शन कितना हुआ, इतना हुआ, और मेरे शरीर से हीट का इतना लॉस हो गया, और जब लॉस हुआ तो बचा हुआ मेरा टेम्परेचर रह गया। मान लीजिए आपने खूब अच्छे से खाना खाया, खूब बढ़िया तरीके से खाना खाया, अब ये खाना खाया और खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करी, ये सारी चीजों से हीट प्रोड्यूस हुई। हीट प्रोड्यूस जब हुई आपने और वेरियस टाइप से आपने इसको लॉस कर दिया, तो आपका क्या कहलाता है? हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस होता है। चलिए मुझे बता दीजिए नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर कितना होगा? अगर मैं सरफेस टेम्परेचर की बात करूं नॉर्मल कितना होगा, है ना? बिल्कुल, जुगल जी बोले सीक्वेंस में बता दीजिए कि क्या टेम्परेचर होने वाला है, वाइटल साइन का क्या सीक्वेंस होने वाला है। जुगल जी यहां याद रखिएगा जब हम बोलते हैं कि एक अडल्ट के अंदर हमें लेना है तो हम लेते हैं टीपीआर बीपी पेन, ठीक है। जब मैं बात करता हूं एक न्यूबॉर्न के अंदर, न्यूबॉर्न जो है तो न्यूबॉर्न के अंदर टीपीआर बीपी पेन ना करके आपको चेंज कर देना है सीक्वेंस। क्या कर देना है? सीक्वेंस चेंज कर देना है। सीक्वेंस इस तरीके से चेंज किया कि हमने रेस्पिरेशन देखा, टेम्परेचर देखा, पेन पल्स देखा, बीपी देखा, बीपी के बाद हमने आगे का देखा। अब देखिएगा यहां आपने रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स, बीपी मान करके चलते गए। बट मैं अगर आपको कहूं कि आपका पेशेंट जो है वो कोलाइड हो गया, कोलैप्स हो गया, क्या हो गया भाई? कोलैप्स हो गया, और ये पेशेंट न्यूबॉर्न था जो कोलैप्स हो गया, तो कोलैप्स की कंडीशन में याद रखना आपको पेशेंट का क्या करना है। बच्चा जो नया नया होता है ना उसमें प्रायोरिटी दे देते हैं हम कि इसकी जान बचाने में टेम्परेचर को पहले प्रायोरिटी दो कि टेम्परेचर को मेंटेन करके चले। तो ये बहुत अच्छा सवाल जुगल जी ने पूछा। अब यहां हम बात कर रहे थे हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस, बचा हुआ कितना टेम्परेचर होता है आपकी जिंदगी में? कितना टेम्परेचर है? सरफेस टेम्परेचर जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कितना टेम्परेचर होता है भाई एक शरीर का? नॉर्मली कितना टेम्परेचर होगा अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए? क्योंकि देखिएगा सवाल कैसे भी आ जाए, कितना टेम्परेचर होता है आप सभी को जवाब देना है। कितना टेम्परेचर होगा? अगर मैं बोलूं कि सर यहां इतना टेम्परेचर होता है, कितना होने वाला है सरफेस टेम्परेचर? याद रखिएगा सरफेस टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, और फ़ारेनहाइट के अंदर अगर बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सरफेस टेम्परेचर होता है। पूनम जी ने बोला 98.6 एब्सोल्युटली राइट है। बट जब आपसे सवाल पूछ लिया जाए कोर बॉडी टेम्परेचर,
कोर बॉडी का मतलब है अंदर के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तब ये मत डाल के आइएगा, गलत हो जाएगा। कोर बॉडी टेम्परेचर, अंदर के शरीर का टेम्परेचर आपका जो होगा वो हाई होता है, वो याद रखिएगा 37.8 डिग्री सेल्सियस या फिर हम बोल सकते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समझ में आ रही है बातें आपको? यहां समझ में आ रही है? सरफेस टेम्परेचर तो 37 का जा रहा है, 37 98.6। कोर बॉडी हो जाए अंदर के ब्लड का, अंदर के टिश्यू जो है वो कितने गरमाए हुए हैं, तो इस प्रकार से गरमाए हुए हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, जब हमने बोला कि हमारा टेम्परेचर जो होता है इस प्रकार से होता है, तो दूसरी बात याद रखिएगा, आपकी जो पल्स होती है कि आपका दिल जो है एक बार धड़का, इस तरीके से एक बार धड़का तो इसके वजह से एक ब्लड जाएगा और वो ब्लड वेसल्स को बढ़ा देगा, एक्सपेंड कर देगा, रिकॉइल करा देगा। अब यहां मैंने बोला कि पल्स क्या है? पल्स होता है एक्सपेंशन का होना एंड रिकॉइल का होना। ये पल्स की खासियत है कि एक्सपेंशन और रिकॉइल हो रहा है। साथियों जल्दी से आप मुझे बताएं कि नॉर्मल पल्स कितनी होती है? नॉर्मल पल्स का पैरामीटर कितना है? हमसे पूछा जाए नॉर्मल पल्स कितनी होगी, फिर चलते हैं आगे की तरफ, क्यों हमें पता होना चाहिए नॉर्मल पल्स कितनी होती है। भाई नॉर्मल पल्स का कितना है क्राइटेरिया? बिल्कुल, हाँ जी, यही तो 12 से 20 बीट्स पर मिनट बोला मनोहर जी ने, 8 से 100 जुगल जी ने बोला 72 बीट्स पर मिनट, पूनम जी ने बोला, तनु जी ने 72 से 80 बोला, शाबाश। अब देखिएगा आपके आंसर्स में एक डिफरेंस आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जब आपसे नॉर्मल पल्स की रेंज पूछी जाए आप बोलिएगा 60 से 100 बीट पर मिनट। सही है? दूसरी बात यहां याद रखें, एवरेजन जो पल्स की बोली जाती है, अगर सवाल में आपसे बोल दे 60 है, 72 है, 82 है, 92 है, आपको क्या करना है? एवरेजन वैल्यूज में याद रखना है, 72 बीट्स पर मिनट को टिक करना है गाइस, यहां याद रखिएगा। अब वो नहीं कि 72 80, क्योंकि याद रखिए 90 आ रही है किसी की तो हम अबनॉर्मल थोड़ी कहेंगे, नॉर्मल है कंडीशन तो। गाइस यहां समझिएगा, जब एक कंडीशन आपकी इस प्रकार से हो जाए जिसको कहते हैं टेकीकार्डिया की कंडीशन, दूसरा यहां आपको समझना पड़ेगा कि एक कंडीशन आ जाती है ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आ जाती है। अब टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब है? टेकीकार्डिया का मतलब हो गया आपकी पल्स जो है अबव जा रही है, 100 से अबव जा रही है। तो सीधी सी बात है, नॉर्मली हमारी 60 से 100 हो गई, 100 के पार गई, ये कंडीशन आपकी क्या हो गई? टेकी हो गई। ब्रेडी का मतलब क्या है भाई? बिलो चला जाना, बिलो 60 बीट्स पर मिनट का चला जाना। कितना? बिलो 60 बीट्स पर मिनट का चला जाना। अच्छा जी साथियों, मैं आपसे एक सवाल यहां और पूछ लेता हूं। सवाल यह है कि आपका पेशेंट व्हाट कंडीशन अबव इन टेकीकार्डिया फॉर न्यूबॉर्न। एक बच्चा है, हमने अडल्ट की याद करी है टेकीकार्डिया, हमने बच्चे की भी याद करनी है। अगर कोई बच्चा है उसका टेकीकार्डिया कितने से ज्यादा पल्स होने को कहते हैं? गाइस फटाफट जवाब दें कि एक बच्चा है उसका टेकीकार्डिया कितने से ज्यादा को कहेंगे आप? कितने से ज्यादा? कि सर हम टेकीकार्डिया कहेंगे न्यूबॉर्न के अंदर कितने से ज्यादा हो जाएगा? भाई पल्स कितने से ज्यादा हो जाएगी? मोर देन 160। ठाकुर मीनाक्षी जी शाबाश, बहुत बढ़िया। यहां जवाब आना चाहिए कि बच्चे के अंदर टेकीकार्डिया मोर देन 160 बीट्स पर मिनट मानते हैं। और जब बोला जाए बच्चे के अंदर ब्रेडिकार्डिया, तो आपका जवाब आएगा ब्रेडिकार्डिया बच्चे के अंदर जो होता है लेस देन 100 के नीचे पल्स चली जाए तो बच्चा ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में आ गया। इसके अंदर आ गया भाई, ब्रेडिकार्डिया के अंदर आ गया। तो यहां टेम्परेचर, ये वाइटल साइन में पल्स आपका ये हो रहा है। और अगर मैं पल्स के बाद कहूं तीसरी बात कि आपकी रेस्पायरेशन आता है, तीसरा रेस्पायरेशन आएगा।
अब रेस्पायरेशन आपका ऐसा वाइटल साइन हो गया जो आपके लंग्स की फंक्शनिंग को डिनोट कर रहा है कि फेफड़े सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको यह बात पता होनी चाहिए। और गाइस याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका दो शब्द हैं, एक तो रेस्पायरेशन शब्द आ गया और दूसरा आपका ब्रीथिंग कहलाता है, शब्द ब्रीथिंग कहलाता है। अब मुझे बताइए कि रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस आ गया, क्या डिफरेंस आ गया। अगर आपसे बोला गया रेस्पायरेशन, याद रखिएगा रेस्पायरेशन शब्द का मतलब ही यह होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होना। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का याद रखना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैंने बाहर से सांस ली, अंदर गई, अंदर की गैसेस बाहर निकली, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आप देखिएगा गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझें कि ये हमारे जो होते हैं लंग्स होते हैं, इन लंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं। इन एल्वियोलाई को हमने जब देखा तो इनके पास से आपकी एक वेसल्स निकल रही थी, कैपिलरीज निकल रही थी, और ये सप्लाई करती हैं कहां, सेल तक जाता है, मामला सेल को जिंदा रखने का। अब आपको क्या समझना है गाइस, यहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस माने मैंने हवा अंदर ली, अंदर लेने के बाद यहां एल्वियोलाई तक पहुंच गया, ये मामला कहलाता है वेंटिलेशन का मामला कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, वेंटिलेशन का मामला। तो ब्रीथिंग एक पैटर्न जो होता है ना, ब्रीथिंग का मतलब है सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना। ठीक है, तो ब्रीथिंग का मतलब क्या है, ओनली एंटरिंग एयर। तनु जी ने बोला बहुत बढ़िया, तो ब्रीथिंग तो ये हो गया साहब, ब्रीथिंग यानी कि वेंटिलेशन हो गया। दूसरी बात याद रखें, यहां से आपके एल्वियोलाई से ये गैसेस जो है ये वेसल्स के अंदर एंटर कर जाती है और वेसल से यहां शिफ्ट हो जाती है। अब ये कौन सी कंडीशन आ गई, सेकंड फेज पे आ गए आप, जिसको कहते हैं डिफ्यूजन हो रहा है। और तीसरा फेज जो होता है कि आपके ब्लड वेसल्स यानी कि कैपिलरी से लेकर के सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसको कहते हैं आपका, क्या कहेंगे भाई, यहां इसको कहते हैं आपका परफ्यूजन होना। क्या होना भाई, परफ्यूजन होना। तो यहां मैं आपसे अगर पूछूं भाई नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, सवाल आ जाए आपसे, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी एक एडल्ट के अंदर, जल्दी से बताएं। जुगल जी बोल रहे टाइप 1 न्यूमोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल करेक्ट। और टाइप 2 जो होता है ये रिलीज करता है, सर्फेक्टेंट को रिलीज करता है जो आपके लंग को कोलैप्स होने से बचाता है। जुगल जी ने बताया 12 से 20 होती है सर, शाबाश, बहुत बढ़िया। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट याद रखिएगा 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होगी। क्या होगी, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होगी। पूनम जी बोल रहे हैं 16 से 24, याद रखिएगा अलग अलग किताब में 10 से 20 बता दिया, 12 से 20 बता दिया, ठीक है, 24 के पार बता दिया। अब हमें यहां कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है कि सर एक बार आप जो ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, तो इसके अंदर इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं कि सर सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो एक बार रेस्पायरेशन हुआ। अब देखें यहां पर जब सांस लेते हैं तो 2 सेकंड का टाइम लगता है, ये एक्टिव प्रोसेस है, सांस लेना क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। अब जब सांस ली और जब आपने सांस छोड़ते हैं तो 3 सेकंड लगे, भाई कितने सेकंड लग गए, 3 सेकंड, लगभग 3 सेकंड के समथिंग। अब यहां आपने क्या किया, आपने यह काम किया कि मुझे 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड होते हैं, कितने, 60 सेकंड होते हैं। और मिनिमम मैं बताऊं कि सर मुझे कितना टाइम लगना है, तो मैंने बोला एक सांस लेने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आपने जब इसको करा तो आपका आंसर आया 12 ब्रीथ तो आ रही है। तो मिनिमम तो हमेशा ये देखें कि 12 से 20 का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक बार सांस लेने में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो 60 सेकंड के अंदर मिनिमम 12 तो बार तो हो गई ना। चलिएगा, ये बात क्लियर है। अब गाइज यहां मुझे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए कि अगर आपसे बोला जाए कि टेकिपनिया कितने से ज्यादा को कहते हैं, कितने से ज्यादा को टेकिपनिया कहते हैं। डिंपल जी गुड इवनिंग, जल्दी से बताएं टेकिपनिया कितने से ज्यादा कहते हैं। अगर आपसे बोला जाए टेकिपनिया की कंडीशन है भाई, टेकिपनिया कितने से ज्यादा कहलाएगा, को डिनोट करता है, तो आपका जवाब आएगा अबव 24 ब्रीथ पर मिनट।
24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा का जाएगा तो इसको आप कहेंगे टेकपनिया कहते हैं। और अगर मैं कहूं ब्रैडिपनिया की कंडीशन है, क्योंकि गाइस आगे वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, तो यहां बोला गया ब्रैडिपनिया। अब मुझे बताएं ब्रैडिपनिया में ब्रैडी का मतलब है लेस हो जाना, पनिया लग जाए, रेस्पिरेशन कार्डिया लग जाए, तो याद रखिएगा पल्स पे आ गया। लेस देन 12 शाबाश, बहुत बढ़िया। यहां याद रखिएगा नरेंद्र जी, जुगल जी, बहुत बढ़िया। यहां याद रखिएगा, यहां लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट होगा। क्या होगा भाई? 10 ब्रीथ पर मिनट जाएगा। ये कंडीशन याद रखिएगा। यहां 12 ना करके आपको करना पड़ेगा ब्रैडिपनिया में 10 से कम की तरफ जाना पड़ेगा। 24 तो ऊपर वाला है टेकिपनिया का, 10 जो है ब्रैडिपनिया का। गाइस नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन को आप क्या कहेंगे? अगर मैं बोलूं नॉर्मल रेस्पिरेशन है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए क्या टर्म यूज में ली जाती है? नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए क्या टर्म यूज में ली जाएगी? याद रखिएगा, टेकपनिया जो होता है 24 से ज्यादा, ब्रैडिपनिया जो होता है 10 से कम होगा। यहां 12 नहीं लगाना अब आपको। यहां बोला गया आपसे नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए क्या टर्म यूज में लेते हैं? फटाफट टर्म बता दीजिए कि हम नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए ये टर्म यूज में लेते हैं। श्वास यूपनिया, 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 यूपनिया। तो यहां याद रखिएगा यूपनिया कहते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन को। अब गाइस एक साथी बोल रहे हैं कि सर ओल्ड एज में 10 माना जाता है। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट जो होता है, एक ओल्ड एज पर्सन जो होता है, इसकी रेस्पिरेटरी रेट जो होती है 10 से 24 होती है। क्या होती है भाई? 10 से 24 होती है। यहां से पैरामीटर उठाया गया, 24 से पार गया, अडल्ट में भी हम टेकिपनिया कहेंगे, और यहां 10 से कम चला गया ब्रैडिपनिया कहेंगे। तो यहां आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका रेस्पिरेशन की कंडीशन। अब देखिएगा ये रेस्पिरेशन के अंदर हमने एक बात पढ़ी। अब इसके बाद अगर मैं कहूं कि आपका अगला ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो ब्लड प्रेशर से चालू हुआ, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि आपका हार्ट किस प्रकार से, कितनी ताकत से पंप हो रहा है और आगे की तरफ ब्लड को पहुंचा रहा है। तो याद रखिएगा यहां प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, pressure exerted by blood due to contraction of किसका? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां याद रखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आपका ब्लड का प्रेशर पड़ेगा वेसल्स के ऊपर। ब्लड वेंट्रिकल ऑन वेसल्स, वेसल पे पड़ेगा। अच्छा साथियों, अगर मैं बोलूं कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, तो इसके लिए क्या शब्द है? अगर हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस, अब ये कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करता है आपका जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। जुगल जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कि सिस्टोल की कंडीशन आ रही है। ठीक है, सिस्टोल की कंडीशन आ रही है। अगर आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा है यानी कि डायस्टोल की कंडीशन आ रही है। और याद रखिएगा जब आपको ऐसे कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस में आपको ऐसे फंसा देंगे कि कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोल नहीं दिया, हमने पढ़ा था सिस्टोल, तो याद रखना यहां पर आपको क्या करना है कि सर आपका सिस्टोल का यह है कि दिल जो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, डायस्टोल मतलब रिलैक्स होता जा रहा है। चलिएगा नॉर्मल बीपी बताएं जल्दी से, नॉर्मल बीपी कितना होता है? नॉर्मल बीपी जानना है हमें, कितना होता है नॉर्मल बीपी, कितना होएगा? उसके बाद हमें बहुत सारे करने, जल्दी बताएं नॉर्मल बीपी कितना होगा? शाबाश, साथी बोल रहे हैं कि सर 120/80 mm ऑफ Hg नॉर्मल बीपी होता है। कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg नॉर्मल बीपी है। यहां 120 जो है ये सिस्टोलिक है, जब हार्ट पूरा ताकत से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये आपका डायस्टोलिक होता है। बिल्कुल सही। अब गाइज यहां मैं अगर आपसे पूछूं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल बीपी इन किलो पास्कल, यहां सवाल ये पूछा गया बीपी बताइए किलो पास्कल में कितना होगा।
शाबाश, जुगल जी ने बताया। CmH2O में भी बता दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए CmH2O में नॉर्मल बीपी कितना होता है, क्या जवाब देने वाले हैं? पूनम जी जवाब दे रही हैं 16/11। ठाकुर मीनाक्षी जी 16/11, 16/11। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहां याद रखिएगा 16/11 किलो पास्कल आपका नॉर्मल बीपी है, किलो पास्कल की रेंज में। अगर मैं CmH2O के अंदर बात करूं तो CmH2O के अंदर आपका बीपी होता है 163/109 CmH2O होगा। नॉर्मल बीपी याद होना चाहिए, इतना बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। 163/109 होगा। अब देखिएगा यहां कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया कि जब मैं बोलता हूं 1 mm ऑफ Hg तो आप याद रखें 1.36 CmH2O के बराबर है। 1 mm ऑफ Hg 1.36 CmH2O के बराबर है। अगर मैं बोलता हूं 1 किलो पास्कल की बात तो 1 किलो पास्कल में 7.5 mm ऑफ Hg आता है और 1 किलो पास्कल के अंदर आपका 10 CmH2O होता है। ये बात आप याद रखिएगा, कोई भी आप वेरिएबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। चलिए अब गाइस ब्लड प्रेशर के अंदर एक बात और याद रखें कि ब्लड प्रेशर में आपसे पूछा जाए कि पल्स प्रेशर क्या होता है, जैसे कि सवाल आया था पल्स प्रेशर क्या है, तो पल्स प्रेशर याद रखना कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को माइनस कर दोगे पल्स प्रेशर आ जाएगा। भाई किसको, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को माइनस कर दिया मैंने, पल्स प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां याद रखिएगा पल्स प्रेशर आ जाता है, यहां याद रखिएगा 1.34 आएगा वैल्यू, 1.34, ठीक है। चलिए यहां पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। अब देखिएगा सिस्टोलिक मुझे बोला गया 120 में से 80 माइनस कर दूंगा तो यहां आपका क्या आने वाला है, पल्स प्रेशर आने वाला है 40 mm ऑफ Hg का पल्स प्रेशर रहता है। कितने mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg का होता है, ठीक है। चलिएगा अब गाइज यहां मैं आपसे पूछता हूं, अगर मेरे को बहुत सारी रीडिंग आईसीयू के अंदर काम कर रहा था, मुझे ऐसे बोला गया कि आपको हर 1 घंटे के अंदर चार्टिंग बनानी है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे, बहुत सारी चार्टिंग बनानी है, बीपी कितना आया। अब मुझे बताइए जैसे कि ऐसे रीडिंग्स आ रही है आपकी, तो आप इस रीडिंग के लिए एक शॉर्ट तरीका क्या अपनाने वाले हैं कि सर इन सारी रीडिंग्स, डॉक्टर को सारी रीडिंग बताना तो पॉसिबल नहीं होगा ना। देव बख्शी बोल रहे 5 किलो पास्कल होता है कैपिलर उसका बिल्कुल पल्स प्रेशर होता है, ठीक है। चलिएगा अब यहां आपने देखा कि यहां क्या बोला जा रहा है, यहां यह बोला जा रहा है कि आपके वेरिएंस आपने इस तरीके से होता है। अब देखिएगा यहां जब आपने इस तरीके से पूरी वैल्यूज आ रही है तो आपसे बोला जाता है मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, कि भाई मैं डबल रेंज के अंदर ना पहुंचाऊं। तो यहां याद रखिएगा आपने क्या करना है, इन सब को मीन निकाल लेना है, इनका सिंगल यूनिट। भाई डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने बोला 120/80 है, 140/80 है, इस तरीके से बोलते गए तो आपने क्या किया, यहां एक वैल्यू निकाल ली कि सर 93.3 एक वैल्यू आ गई, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि इतनी सारी रीडिंग से अलावा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां आपसे बोला जा रहा है मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो कौन साथी बताएगा मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला। कि जब आपसे बोला जाए मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, तनु जी ने बोला कि 2dPA अच्छा डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3। चलिएगा यहां सिंपल सा याद रखिएगा, 3 लड़कियां हैं, बिल्कुल 3 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां, 3 लड़कियां। अब 3 लड़कियों में कौन कौन है, 2 तो है दीता और 1 है सीता। याद रखिएगा कौन कौन लड़कियां हैं, 2 दीता प्लस 1 सीता, टोटल कितनी लड़कियां, 3 लड़कियां। तो 2 दीता प्लस 1 सीता इक्वल्स टू, है ना, 2 दीता 1 सीता अपॉन 2, यहां कर दिया भाई कितना, 3 से कर दिया। 2 दीता का मतलब है 2 डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1 सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन 3। अब देखिए गाइस यहां मैंने बोला, मान लीजिए मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, ठीक है,
नोटिफिकेशन आ गया था क्लास का, ओके थैंक यू सो मच। श्वेता जी बोल रहे मनोज जी नोटिफिकेशन पे टाइम पे देख लिया करो, कोई बात नहीं है ना। बिल्कुल मनोज जी, आप चाहे से अभी कॉल कर सकते हैं, ठीक है मनोज जी कॉल कर सकते हैं आप, नंबर आपके पास है, वहां क्वेरी आपकी क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है। यहां बोला जा रहा है 2 दीता 1 सीता बराबर अपॉन 3 कर दिया। अब मान लीजिए आपका डायस्टोलिक 120/80 दे दिया मैंने कि आपका बीपी इतना है ना, बीपी इतना है, तो अब आपको कैसे निकालना पड़ेगा। मान लीजिए हमने क्या किया, 2 डायस्टोलिक डाला, तो डायस्टोलिक में 80 डालना पड़ेगा, 2 × 80 डाला, क्या करा भाई 2 × 80 डाला है ना 2 × 80 डाला प्लस 1 × 120 करा, तो आपका आंसर अब यहां क्या आने वाला है 80 जी आईपीएस जी बिल्कुल। तो यहां जल्दी से तैयारी करें, बिल्कुल नर्सिंग ऑफिसर बनना है आपको। 2 × 80, 2 × 80 का मतलब 160 प्लस 120 करते हैं और 3 से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आ गया 93.33 आ जाता है। तो आईपीएस को गुस्सा आ जाता है, कोई बात नहीं भाई, चलिएगा यहां याद रखें ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए, इस तरीके से आपको क्लियर आउट करना है। अगला क्वेश्चन लेकर के चलता हूं, आप सभी का अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसी के साथ साथ मैं आपको ये समझा देते हैं कि आपका जैसे कि अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहां, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ टर्मिनली कंडीशन हु इज डाइंग। यहां बोला जा रहा है एक नर्स जो है एक क्लाइंट की केयर कर रही है, टर्मिनली इल पेशेंट है जो जा रहा है, डाई हो रहा है। Which respiratory assessment finding should indicate to the nurse that the death imminent? Select all that applies. साटा करना है भाई, साटा करना है यहां, है ना, ठीक है। तो यहां साटा मतलब सेलेक्ट ऑल द फॉलोइंग, तो आपने क्या कर दिया डेट अप्लाई। अब यहां देखिए आपको क्या करना है, एक पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी पूछा गया, फीचर पूछा गया जो डाइंग हो रहा है, मर रहा है, तो आपको इन ऑप्शंस में से देखना है कि इनके लिए कौन सा होगा। ए डिस्पनिया, बी साइनोसिस, सी होता है टिकिपनिया, फोर्थ है आपका कॉस्मल रेस्पिरेशन, फिफ्थ है इरेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न एंड डी है एडवेंटिशियस बबलिंग लंग साउंड। तो गाइस अब आपका आंसर क्या होने वाला है कि एक इंसान है जो जा रहा है इस दुनिया से, अब उसके रेस्पिरेटरी पैटर्न को जानना है भाई, हमें क्या करना है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ए बी ई एफ। यहां साथी बोल रहे हैं भाई ए बी एफ 1 2 3 4 5 6, यहां क्या आंसर आएगा भाई। शवेंद्र जी बोल रहे हैं ए बी ई एफ 1 2, जुगल जी बोल रहे हैं 1 2 5 6 1 2 5। यहां याद रखिए हर महादेवी जी ने डिलीट कर दिया आंसर। यहां याद रखें जो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सॉरी यहां रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या आएगा, वहां आपके डिस्पनिया देखने को मिलता है। सीधी सिंपल बात है कि जो पेशेंट डाई करता है उसके अंदर आपको रेस्पिरेशन में तकलीफ देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं डिस्पनिया, यानी कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पहली बात, जब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या ऑक्सीजन पर्टिकुलरली बढ़िया तरीके से मिलेगी, नहीं मिल सकती क्या, तो यहां याद रखिएगा उनको होगा साइनोसिस होगा, नीले पड़ने लग जाएंगे। कहां पड़ने लग जाएंगे, नीले पड़ने लग जाएंगे। गाइस यहां बोला जा रहा है टर्मिनली कंडीशन, मैं ये नहीं कह रहा कि पेशेंट बीमार है, पेशेंट जा रहा है। अब आपने क्या देखा कि सर डिस्पनिया हो रहा है, टेकिपनिया हो रहा है, तो यहां आंसर आपका 1 2 5 6 की तरफ जा रहा है कि आपको सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने की वजह से साइनोसिस हो रहा है और इसकी वजह से इरेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न आ रहा है। इरेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न माने के वो ऐसे इस तरीके से अटक अटक के सांस ले रहा है, जिसको मैं आपको कहूं कि अगोनल रेस्पिरेशन हो रहा है भाई, अगोनल रेस्पिरेशन। अगोनल रेस्पिरेशन का मतलब जैसे किसी का कार्डियक अरेस्ट आ जाता है ना, क्या हो रहा है भाई, कार्डियक अरेस्ट आ गया। अब कार्डियक अरेस्ट आ गया तो वो क्या करेगा, गैस्पिंग रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गैस्पिंग रेस्पिरेशन, कि वो पूरी तरीके से नहीं ले पा रहा, क्या नहीं पा रहा भाई,
गैस्पिंग रेस्पिरेशन। अभी समझाते हैं कि टिकेपनिया और कोस्मॉल का क्यों नहीं हो रहा है ना। और साथ की साथ एडवेंटिशियस बबलिंग लंग साउंड, जिसको हम कहते हैं डेथ रेटल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? डेथ रेटलिंग कहते हैं। डेथ रेटलिंग मतलब जब वो अंदर से सांस आएगी तो उसके अंदर गुड गुड करके सांस में बबल्स की तरह डेथ रेटलिंग कहा जाएगा। अब देखिएगा, आपसे क्या कहा गया? ये कहा गया कि जो इंसान क्या है डेथ की तरफ है, तो उनके अंदर आप देखेंगे रेस्पिरेटरी असेसमेंट फाइंडिंग ये हो जाती है कि डेथ की वजह से डेथ जो होने वाली है पुअर गैसेस का एक्सचेंज होगा। पुअर गैसेस का जब एक्सचेंज होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन, ऑक्सीजन की कमी होना, डिस्पनिया दर्द होना, तकलीफ होना, साइनोसिस नीला पड़ जाना देखने को मिलेगा। ऑल्टर्ड पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे कि स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे जैसे डेथ के करीब जाओगे स्लो होती चली जाएगी। ठीक है, स्लो के साथ साथ लेबर्ड हो रही है, डिस्पनिया होता जा रहा है, इरेगुलर हो रही है। चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिल रहा है। चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन गाइस होता क्या है? अगर मैं बोलूं कि आपसे पूछा गया चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होगा? चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखिएगा, चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन की कंडीशन कैसे हो रही है। हम जानते हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन इस प्रकार से एक पेशेंट जो होगा इस तरीके से सांस लेता है, नॉर्मली एक फ्रीक्वेंसी एक रेट के अंदर सांस लेता है। बट चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन के अंदर आपका पेशेंट जो है वो कैसे सांस लेगा भाई? वो सांस ऐसे लेगा कि धीरे धीरे सांस बढ़ती चली जाएगी, हाइपर अपनिया होता जाएगा। और जब हाइपो से बढ़ता बढ़ता हाइपर की तरफ जाएगा, जैसे ही फिर स्लो पॉज। तो यहां आप देखें कि आपका पेशेंट यहां से चालू हुआ सांसें लेना, गहरी गहरी सांस लिया, लेते लेते फिर कम होने लगी, फिर कम होने लगी, फिर पॉज आ गया, फिर सांस लेना चालू, फिर सांस लेता गहरी और गहरी, फिर हाइपो हो गया, फिर गहरी से खत्म हो गई। तो आपको यहां जब चाइन स्ट्रोक की बात की जाए तो वो कहां हो रही है कि हाइपो एपनिया से बढ़ करके हाइपर एपनिया होगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर आपको एपनिया देखने को मिल जाता है। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा साथियों, अगर मैं बोलूं कुस्मॉल रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें सवाल था कुस्मॉल रेस्पिरेशन जो होता है ये क्यों नहीं होगा। आप सभी ने देखा कि सर यहां कुस्मॉल भी है और हमने कुस्मॉल को टिक नहीं किया, कुस्मॉल रेस्पिरेशन को टिक नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब देखिए, यहां कुस्मॉल का रीजन ये है मेरे प्यारे साथियों, यहां कुस्मॉल का रीजन ये है कि कुस्मॉल ब्रीथिंग क्या होती है। सर ये हमारी नॉर्मल एक लाइन होती है, इसमें ऊपर वाला इंस्पायर नीचे वाला एक्सपायर होता है। कुस्मॉल में होता है मैक्सिमम इनहलेशन, मैक्सिमम एक्सलेशन होता है। क्या होता है भाई? गहरी सांस इंस्पायर करेगा, गहरी छोड़ेगा, गहरी सांस इंस्पायर, गहरी छोड़ा, गहरी इंस्पायर, गहरी छोड़ा। तो याद रखिएगा कुस्मॉल की ये बात होती है कि यहां पेशेंट की डीप इंस्पायरेशन होता है, गहरी सांस लेगा। यहां आपका पेशेंट क्या हो रहा है? डीप एक्सपायरेशन कर रहा है, जो नॉर्मल है उससे भी गहरी गहरी सांसें, और साथ के साथ रैपिड सांसें ले रहा है। क्या भाई? साथ के साथ रैपिड सांसें ले रहा है। अब देखें आपको ये गहरी डीप सांसें कहां, किन पेशेंट में, किन बीमारी में देखने को मिलती है। तो आपको समझना आना चाहिए कि कुस्मॉल जो होता है, क्या आपसे बोला जाए कि हमसे पूछा जाए कि कुस्मॉल रेस्पिरेशन जो होता है इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। अब गाइज यहां कुस्मॉल रेस्पिरेशन में याद रखिएगा, जिन पेशेंट को कीटो एसिडोसिस की कंडीशन होती है, कीटो एसिडोसिस उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कीटो एसिडोसिस में देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपको देखना मिलेगा, यूरीमिया हो रहा है किसी कंडीशन में। यूरीमिया मतलब किडनी फेलियर जब होगा, यूरिक एसिड बढ़ता चला जाएगा, यूरिया बढ़ता चला जाएगा किडनी के अंदर। ठीक है, जिन पेशेंट के अंदर इंफेक्शन होता है, सेप्सिस होता है, उनके अंदर देखने को मिलेगा। किन के अंदर? जिनके अंदर इंफेक्शन होगा तो उनमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कई पेशेंट जो होते हैं एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं, एस्प्रिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्प्रिन को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। सैलिक एसिड की टॉक्सिसिटी होने लग जाए, बहुत ज्यादा ओवरडोज ले ली तो दिक्कत आने वाली है। जो लोग कच्ची दारू पीते हैं, कच्ची शराब पीते हैं, जिसको कहा जाता है मेथनॉल पॉइजनिंग, उनमें भी देखने को मिलता है। मेथनॉल पॉइजनिंग वाले
जो लोग एसीटोन यानी कि याद रखिएगा एल्डिहाइड्स जो होते हैं, एल्डिहाइड्स की टॉक्सिसिटी हो जाए तो भी देखने को मिलता है। साथ के साथ आपको याद रखना पड़ेगा लैक्टिक एसिड वाले, जिनके लैक्टिक एसिड बनता है उनमें ये आपको डीप ब्रीथिंग देखने को मिलती है, गहरी गहरी सांसें और डीप इंस्पायरेशन के साथ डीप एक्सपायरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? डीप इंस्पायरेशन के साथ एक्सपायरेशन हो रहा है। तो यहां आपका आंसर ये होता है। चले अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने, तैयार रहिएगा। आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई? आपका अगला क्वेश्चन ये है कि एन एंशियस क्लाइंट, गाइस यहां समझिएगा, यहां बोला जा रहा है एक एंशियस क्लाइंट है। एंशियस मतलब घबराया हुआ क्लाइंट। एन एंशियस क्लाइंट एंटर्स द इमरजेंसी डिपार्टमेंट सीकिंग द ट्रीटमेंट फॉर द लेसरेशन ऑफ द फिंगर। उंगली कट गई है। क्या हुआ? उंगली कट गई है। अब यहां बोला जा रहा है एक एंशियस क्लाइंट एंटर किया इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर और उसकी उंगली लेसरेट हो गई। द क्लाइंट वाइटल साइन आर 106 बीट्स, पल्स है, ठीक है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर जो है 158/88 mm ऑफ Hg है। रेस्पिरेशन 28 ब्रीथ पर मिनट है। आफ्टर क्लीनिंग द इंजरी द रीअश्योरिंग द क्लाइंट द नर्स रीचेक द वाइटल साइन। नर्स ने अब दोबारा रीचेक किया। दोबारा रीचेक करने के बाद नर्स ने देखा कि यहां इसकी पल्स होती है 82 पे आ गई, 106 से 82 पे आ गई। बीपी 130/80 पे आ गया। रेस्पिरेटरी रेट 20 पे आ गई। विच अकाउंट फॉर द चेंज इन वाइटल साइन। इनमें से किसकी वजह से वाइटल साइन चेंज हो गए? जुगल जी, सविता जी बोल रहे हैं डी ऑप्शन, रविंद्र जी बोल रहे हैं डी ऑप्शन, अमृतपाल जी बोल रहे हैं डी ऑप्शन, तनु जी डी ऑप्शन। चलिएगा, बहुत बढ़िया। यहां याद रखें कि भाई पहले तो क्या था, ये ट्रीटमेंट के टाइम पर जब ये एंटर किया था पल्स रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा हैवी हो रहा था। अब जाकर के मामला बिल्कुल कम हो गया। इसका मतलब यह है कि कूलिंग इफेक्ट ऑफ द क्लीनिंग एजेंट हो गया, क्लाइंट अडेप्टेशन टू द एयर कंडीशन हो गया, अर्ली क्लिनिकल इंडिकेशन हो गया कार्डियोजेनिक शॉक का, या फॉल इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्चार्ज। यहां याद रखिएगा आंसर जाता है फॉल इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्चार्ज। अब यहां आपका कंडीशन क्या हो गई भाई? यहां मैं बोलूं फॉल हो जाना सिंपैथेटिक, तो पैरासिंपैथेटिक का ही तो हो गया। यहां क्या हो गया? पैरासिंपैथेटिक ही तो हो गया। मान लीजिए आपका पेशेंट का क्या हुआ था, फिंगर पे कट लगा था। क्या लगा था भाई? फिंगर पे कट लगा था। अब जब फिंगर पे कट लगा, ठीक है, फिंगर पे जब आपके कट लगा तो आपका जब एक आपका फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स चालू हो जाता है, सर मेरे पीछे कुत्ता पीछे पड़ गया तो मैं क्या करूंगा? भागने लग जाऊंगा। तो यहां आपने क्या कर दिया? सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाता है, रेस्पॉन्स बढ़ जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, जब सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स बढ़ता है तो आपको याद होना चाहिए कि हमारा बीपी भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको इतना ही मैनेज करके चलना है, इतना ही तो बीपी मैनेज करके चलना है। दूसरी बात मैं बोलूं कि इसकी पल्स भी बढ़ जाएगी, क्योंकि धड़कनें भी बढ़ने लग जाएगी। धड़कनों के साथ साथ मैं ये कहूं कि आपके बीपी पल्स के साथ साथ सांसें भी बढ़ने लग जाएगी। वही तो खेल हो रहा था यहां पर। फिर आपका पेशेंट जब क्या हुआ, जब ये रिलैक्स हुआ तो ये सिंपैथेटिक फॉल डाउन हो गया है। क्या हो गया भाई? फॉल डाउन हो गया। और जब ये फॉल डाउन होगा ये सब चीजें फॉल डाउन हो जाएगी। अब गाइस यहां आपसे एक बात पूछी जाती है, सारी चीजें तो आपकी सिंपैथेटिक के अंदर बढ़ जाती है, कौन सी चीज जो होती है वो नहीं बढ़ती सिंपैथेटिक में, उल्टे डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाता है भाई? सिंपैथेटिक जब स्टिमुलेट हो रहा है तो कौन सी चीज है जो डिक्रीज हो जाएगी? जल्दी से बताएं। अगर हमें ये एक एक्सेप्शन है, हमें पता है कि सर सारी चीजें बढ़ जाती है, बट यहां एक चीज जो है वो आपकी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो बिल्कुल याद रखें, इधर याद रखें आप, बिल्कुल है ना, इधर याद रखें कि आपसे क्या बोला जा रहा है कि कौन सी चीज जो है वो आपकी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो। जीआईटी सिक्रीशन, जीआईटी सिक्रीशन बहुत बढ़िया। याद रखिएगा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो होते हैं,
गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम हो जाएंगे। भाई आपका शरीर, मान लीजिए कुत्ता पीछे पड़ गया तो आप क्या करने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। अब जब दौड़ रहे तो हार्ट बीट सब बढ़ गई, बट मुंह का स्वाद आपका जो था, पानी अंदर का फ्लूइड जो था वो ड्राई हो गया। गैस्ट्रिक सिक्रीशन जितने होते हैं ना सिंपैथेटिक में, ये कम हो जाते हैं। समझ में आई बात? चलिएगा, ये आपको क्लियर हुआ। तो यहां आपका फॉल डाउन हो रहा था। रैशनल यही है कि आपका जब एक फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस आता है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, और जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को बढ़ा देगा, और ये आपका टेकीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ा देता है। टेकीकार्डिया की कंडीशन हुई, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, टेकोपनिया हो जाएगा। ठीक है, टेकोपनिया हो जाएगा, स्ट्रेस रिड्यूस होने लगेगा, और रिड्यूस जब होगा तो ये रिटर्न होने लग जाएंगे, सारे पैरामीटर रिटर्न हो जाएंगे, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज फॉल हो जाएगा, तो आपका हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहां अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर टू अ क्लाइंट आफ्टर अ बोन बायोप्सी, विच एक्शन शुड द नर्स टेक एज अ पार्ट ऑफ आफ्टर केयर फॉर दिस प्रोसीजर। यहां ये बोला जा रहा है, यहां ये बोला जा रहा है कि एक नर्स ने बोन बायोप्सी करी है। इस बोन बायोप्सी में, ठीक है, यहां ये बोला जा रहा है कि बोन बायोप्सी करी, और इस बोन बायोप्सी में क्या होगा, ए मॉनिटर द वाइटल साइन वंस पर डे। बिल्कुल साथियों, आपस में आप बात करेंगे और फिजूल के कमेंट्स चलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे, सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो सिस्टम अभी एनालाइज कर रहा है किसने चालू करी है, और अपने आप ब्लॉक हो जाओगे, इसलिए पढ़ाई पे आ जाइए फटाफट। अब यहां बोला जा रहा है, नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट ऑफ बोन बायोप्सी। बोन बायोप्सी वाला क्लाइंट है, नर्स को आफ्टर केयर में क्या ध्यान रखना है, मॉनिटर द वाइटल साइन वंस पर डे, कीप द एरिया डिपेंडेंट पोजीशन में, बी होता है एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर अवॉइड एनाल्जेसिक, एंड डी होता है मॉनिटर द साइट फॉर स्वेलिंग, ब्लीडिंग एंड हेमाटोमा फॉर्मेशन। आपका आंसर क्या जाएगा? अनिल जी बोल रहे हैं डी ऑप्शन की तरफ, पूनम जी बोल रहे हैं डी ऑप्शन, दीपक जी बोल रहे हैं डी ऑप्शन की तरफ। बायोप्सी की वजह से, जुगल जी ने बोला बायोप्सी की वजह से ब्लीडिंग होगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या यहां याद रखें आप सभी को, डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन मॉनिटर। भाई जिन लोगों के अंदर बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी का मतलब है हमें डाउट है कि इनके प्रॉब्लम क्या है, कैंसर है या इनका बोन का अंदर से सेल्स फॉर्म नहीं हो रहे, तो हमने बायोप्सी करी। जब एक बायोप्सी करेंगे, ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है साथियों, और इस इन्वेजिव प्रोसीजर बोन बायोप्सी कर रहे हैं, तो बोन बायोप्सी के अंदर आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब आप निडल डालते हैं तो आपको चांसेस बन जाते हैं आफ्टर ब्लीडिंग होने के। तो गाइज आपको हमेशा याद रखना है, जब भी ब्लीडिंग का चांस बन रहा है तो स्वेलिंग को चेक करते जाए, ब्लीडिंग को, हिमेटोमा का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। अच्छा जी, कितने कितने टाइम में चेक करेंगे? मैं अगर बोलूं 24 आवर्स है आपका, 24 आवर्स स्टार्टिंग है, 24 आवर में कितने कितने घंटे में करते हैं, कितने कितने घंटे में करेंगे? तो याद रखिएगा, वाइटल साइन तो हम चेक करते ही चलेंगे, साथ के साथ हमें इसकी ब्लीडिंग, हिमेटोमा भी चेक करना है, क्योंकि क्या हो जाए, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग गई, ब्लीडिंग होती जा रही है, तो पेशेंट जो होगा वो कोलैप्स की तरफ चला जाएगा। तो आपको वाइटल साइन स्टेबल रख रहे हैं तो ये करना पड़ेगा। एवरी 1 आवरली बोल रहे हैं जुगल जी, एवरी 1 आवरली का बोल रहे हैं। बाकी साथी क्या कहते हैं? सुविधा जी बोल रहे हैं 1 घंटा, 1 घंटा। पूनम जी एवरी 1 आवरली, एवरी 2 आवरली। शाबाश, यहां याद रखिएगा, यहां हमें याद रखना है कि जब बोन बायोप्सी करें तो आपको चेकिंग करनी है एवरी 1 आवर फॉर स्टार्टिंग 4 आवर पीरियड। स्टार्टिंग के 4 घंटे जो होते हैं, स्टार्टिंग के 4 घंटे जो होते हैं उसमें तो एक एक घंटा चेक करना, 1 घंटे में जाकर के चेक, 1 घंटे में जाकर के चेक, 1 घंटे में जाकर के चेक, 1 घंटे में जाकर के चेक। फिर आफ्टर 4 आवर्स के बाद, आफ्टर 4 आवर्स के बाद आप करेंगे 4 आवरली चेक करने वाले हैं। कितने? 4 आवरली चेक करने वाले, या ये याद रखिएगा। ठीक है, आफ्टर 4 आवर्स के बाद आपको 4 घंटे का गैप ले लेकर के चेक करना है। कितना? 4 घंटे का। तो जनरली आपका क्या होता है, इतने घंटे में रिकवर हो जाता है। तो यहां आपने क्या समझा कि सर जब भी बोन बायोप्सी की बात आएगी, मॉनिटर करनी है साइड को, स्वेलिंग, ब्लीडिंग, हिमेटोमा के लिए मॉनिटर करते चलना है। ठीक है, चलिएगा।
चलें आगे की तरफ चलें। हमारा आगे की तरफ अगला आ रहा है आपका, यहां सवाल यह है, द नर्स मेड एन एरर वाइल डॉक्यूमेंटिंग वाइटल साइन। एक नर्स ने एक एरर कर दिया वाइटल साइन लिखते समय, ठीक है। ऑन अ क्लाइंट पेपर बेस्ड मेडिकल रिकॉर्ड, विच प्रोसीजर शुड द नर्स यूज फॉर करेक्टिंग अ रिटन नरेटिव एरर। अब यहां ये बोला जा रहा है, जब एक नर्स ने गलती से, मान लीजिए नर्स था मैंने 120/20 लिख दिया mm ऑफ Hg। अब मुझे बताइए मैं इसको सही कैसे करूं। ए, डॉक्यूमेंट द करेक्शन एज अ लेट एंट्री। मैं बाद में लिख दूं कि भाई सारा काम होने के बाद उसकी कॉपी के अंदर बाद में लिख दूं। बी होता है ड्रॉ अ लाइन थ्रू द एरर टू आइडेंटिफाई इट। सी है कवर द एरर कंप्लीटली यूजिंग अ परमानेंट मार्कर यूज करके मैं इसको पूरा कवर कर दूं। या डी है कंसील द एरर विद अ करेक्शन फ्लूइड अप्रूव्ड बाय द फैसिलिटी। करेक्शन फ्लूइड के द्वारा मैं करेक्शन कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं? जुगल जी बोल रहे हैं बी ऑप्शन की तरफ, पूनम जी बोल रहे हैं बी ऑप्शन, तनु जी, सेजल जी बोल रहे हैं बी ऑप्शन की तरफ, सविता जी बोल रहे हैं बी ऑप्शन। शाबाश, बहुत बढ़िया साथियों। याद रखिएगा यहां आंसर आपका दिया है सेकंड ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन, ड्रॉ अ लाइन थ्रू द एरर टू आइडेंटिफाई। आपको मान लीजिए आपने गलती से 120/20 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? मार्कर से इसको काला कर देंगे, दूसरी चीजें आपने परमानेंट मार्कर यूज कर देंगे। क्या करने वाले हैं? यहां हम करने वाले हैं सीधी सिंपल एक लाइन खींचनी है। भाई क्या करना है? सीधी सिंपल एक लाइन खींचनी है, ठीक है। और इस लाइन का खींचने के बाद आप या तो अगर यहां स्पेस है तो यहां आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट में एक नोट लगा करके लिख सकते हैं कि हमारे से ये वाला एक पैरामीटर है। तो आपको क्या करना है भाई? ड्रॉ अ लाइन। तो आपका रैशनल देखिएगा, इफ द नर्स मेक अ नरेटिव डॉक्यूमेंटेशन एरर। एक नर्स ने अगर डॉक्यूमेंटेशन एरर कर दिया तो हम क्या करने वाले हैं? द एजेंसी पॉलिसी शुड बी फॉलो टू करेक्ट द एरर। एजेंसी पॉलिसी यूजुअली इंडिकेट ड्रॉइंग अ लाइन, सिर्फ एक लाइन थ्रू द एरर, इनिशिएटिंग एंड डेटिंग द लाइन, देन प्रोवाइडिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन। लाइन खींच दीजिए और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। द नर्स यूज द लेट एंट्री टू डॉक्यूमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब बोलते हैं हम लेट एंट्री करना है, कोई बाद में एंटर करना है, तो याद रखना जो चीज आपके लिए आप भूल गए या फिर आपने क्या कर दिया, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आई, वो डालिएगा, गलती मत डालिएगा, ठीक है। लेट एंट्री का मतलब है पूरा काम हो गया, उसके बाद लास्ट में नोट्स में लिख रहे हैं, तो जो काम बच गया, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं, जो काम बच गया आपका या कुछ नई चीज आपने देखी वो डालिएगा, ठीक है। द नर्स अवॉइड कंसीलिंग द एरर मार्कर और करेक्शन। तो कोई भी मार्कर कोई करेक्शन से नहीं करना, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स, ये लीगल काम के लिए लीगल काम कर रहे हैं आप। एक तरीके से क्या कर रहे हैं भाई? लीगल काम कर रहे हैं। अब आपने माना कि हमने क्या कर दिया, मैंने पेशेंट के बारे में लिखा था, पेशेंट का वाइटल साइन 120/80 लिख दिया मान लीजिए, और मैंने इसके ऊपर क्या फेर दिया, मैंने इसके ऊपर व्हाइटनर फेरा हुआ है, व्हाइटनर डाल दिया। सर मैंने व्हाइटनर से इसको साफ कर दिया। अब मान लीजिए कोई आपका केस हो गया, उस केस के अंदर आपका क्या होगा, पुलिस वाले मांगेंगे ये कि पेशेंट का लीगल डॉक्यूमेंट क्या है। ओ, लीगल डॉक्यूमेंट में तो ये वाला पार्ट जो है यहां तो व्हाइटनर लगा हुआ है, अब इस पर्दे के पीछे क्या था, तो आप आ जाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ आपने साइन कर रखे हैं कि सर मैंने साइन कर रखे हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मैंने करा था, तो यहां तो आपने हेरा फेरी कर दी। तो आपका इतनी ही अलाउ है कि आपने जो गलती करी उसके ऊपर सीधा एक लाइन डाल दें, आगे की तरफ लिख दें, कंप्लीट, खत्म, ठीक है गाइस। तो ये बात याद रखिएगा, इस तरीके के हमें करने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस।